हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि जो गति का नियम था उसका हम लोग सारा क्या कर लिए हैं कि उसका एमसीक्यू लगा लिए हैं। आज हम लोग किसका लगाएंगे तो ग्रेविटेशन का लगाएंगे, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो लगा लेंगे। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा आपका जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वो भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किस एग्जाम के पर्पज से हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो जो बिहार एसएससी का जो आया है उसके लिए, साथ ही साथ बिहार एसआई का जो फॉर्म है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो है साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है कि ग्रहों के गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो केपलर के द्वारा किया गया था, न्यूटन के द्वारा किया गया था, आइंस्टाइन के द्वारा या गैलीलियो के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका केपलर के द्वारा किया गया था। केपलर के द्वारा एक्चुअली जो है 3 नियम दिया गया था। कितना नियम दिया गया था? 3, जिसमें सबसे ज्यादा जो है पहला वाला जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछते रहता है। उसने क्या कहा था कि सूर्य के चारों ओर क्या होता है कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो है ग्रह है, मतलब कि प्लैनेट जो है उसका चक्कर लगाता है। मतलब सूर्य जो है बीच में ना होके, यहाँ पे ना होके, कहाँ पे है? एक फोकस पे है। ठीक, एक कहाँ पे है? एक फोकस पे है और सन के चारों तरफ क्या करता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे वो क्या करता है? सारा प्लेनेट जो है उसका चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको एलिप्टिकल बोलते हैं। इसका मतलब कि कहीं पे रेडियस बड़ा होगा आपका और कहीं पे रेडियस क्या होगा? इसका छोटा होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पे होता है, पृथ्वी के सतह पे होता है, पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पे होता है या पृथ्वी के सतह से कुछ नीचे होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? तो पृथ्वी के सतह पे होता है। केंद्र पे मान इसका क्या होता है? 0 होता है, ये बात आपको याद रखना है। और पृथ्वी के सतह पे मतलब कि हम लोग जानते हैं कि ध्रुव पे जो होता है पोल पे सबसे ज्यादा होता है। दूसरा बात याद क्या रखना है कि ऊंचाई बढ़ाने पे और सतह से नीचे जाने पे दोनों पे क्या होता है कि जी का मान डिक्रीज होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है जो ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं उसका मान कितना है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या है कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी है, या 6.67 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, या 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, या 6.67 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, ये जी कहां से आता है? तो ये न्यूटन ने क्या कहे थे कि अगर दो पिंड है, मतलब कि दो उपग्रह है या प्लैनेट है, तो उस दोनों के बीच की दूरी अगर मान ले कि आर है, रेडियस है, आर है, दूरी है। ठीक है, डी से भी डिनोट कर सकते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं, किसी से भी डिनोट करिए। और पहला के मास m1 है, दूसरा के मास m2 है, तो उसने क्या कहे थे कि जो फोर्स जो लगता है दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है आपका m1 इंटू m2 का, मतलब मल्टीपल ऑफ m1 इंटू m2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है जो r होता है, डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर का। यहां से जब हम लोग कांस्टेंट हटाते हैं तो उसके जगह पर एक g रखते हैं और m1 इंटू m2 लिखते हैं और बाई r स्क्वायर लिखते हैं। यही जो है g होता है, और g का जो वैल्यू होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर कितना होता है? तो ए वाला आपका सी जो है ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 केजी वस्तु का भार कितना होता है? तो 1000 न्यूटन होता है, 100 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है, या 980 न्यूटन होता है, ये आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 9.8 न्यूटन होता है। कैसे? सबसे पहला बात कि भार होता क्या है, वेट होता क्या है। तो वेट का डिफिनेशन क्या है कि अगर पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर जितना आकर्षण फोर्स, गुरुत्व फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेट बोलते हैं। मतलब कि F बराबर ma होता है, जहां पे एक इक्वल क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में काम करेगा तो ठीक है, वहां पे एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा? तो जी करेगा। इसलिए यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? mg हो जाता है, क्योंकि ये जो डिफिनेशन बोलता है कि किसी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाएगा वो वेट उतना ही के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप W इक्वल टू निकालिएगा तो m का वैल्यू जो है आपका 1 kg दिया हुआ है। ठीक,
एम का वैल्यू, और हम लोग जी का वैल्यू जानते हैं कि 9.8 होता है, तो आपका आएगा आंसर क्या, 9.8 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो नपाता है वो क्या चीज में नपाता है, तो न्यूटन में। तो यहाँ वेट भी क्या चीज में नपाएगा, न्यूटन में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के, या गुरुत्व बल के, या पृथ्वी के चुंबकीय बल के, या अभिकेंद्र बल के। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि ये लगाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो जी इक्वल टू कैपिटल जी आर है, स्मॉल जी इक्वल टू एम जी है, या जी इक्वल टू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम है, या जी इक्वल टू क्या है कि जी एम बाई आर स्क्वायर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है। ये कहाँ से आता है, तो पहले बात याद रखिएगा कि हम लोग पहला जो फॉर्मूला जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी आपका m1 m, या इसको कैपिटल M मान लेते हैं और इसको स्मॉल m मान लीजिए, और नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। दूसरा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल mg हो जाएगा। ठीक, ये जो मास होता है, ये जो मास होता है इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट को हम लोग सेम मान लेते हैं। ठीक, मान लिया जाए कि ये मून है और ये भी मून है, और ये जो है आपका अर्थ है। ठीक है, ये बात कैपिटल वाला m जो है मून का मतलब कि आपका अर्थ का है, और ये स्मॉल वाला दोनों क्या है कि आपका मून का है। ठीक, तो आपका जो यहाँ पर इक्वल करिएगा तो आपका एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका एम से एम अगर काट दीजिएगा तो जी इक्वल टू क्या बचेगा, तो जी एम बाई आर स्क्वायर बचेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है, तो 1 न्यूटन होता है, द्रव्यमान के मान के बराबर होता है, द्रव्यमान के मान का दुगना होता है, या 0 होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका 0 न्यूटन होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, तो निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित मतलब कि इक्वल रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बात आपको बताना है। द्रव्यमान मतलब कि मास होता है, ये बात आपको याद रखना है। वेट जिसको हम लोग भार बोलते हैं, फोर्स या नो, इसमें से कौन है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका कि मास का कभी भी कहीं भी कुछ चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। वेट आपका चेंज होते रहता है। वेट तो आपका पृथ्वी पर भी जगह जगह पे चेंज होते रहता है। वेट जो है ओरिजिनल में डिपेंड क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड होता है। ये बात आपको याद रखना है। ये कौन बोले थे, तो आपका आइंस्टाइन बोले थे, सॉरी कौन बोले थे, तो आइंस्टाइन बोले थे। और वो क्या बोले थे कि अगर कोई वस्तु है और उसका वजन मान लीजिए कि 10 केजी है और वो अभी चल रहा है, तो चलते चलते तो वो दौड़ना लगे, तो क्या होगा कि उसका स्पीड क्या है, स्पीड बढ़ेगा तो उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और दौड़ते दौड़ते अगर वो लाइट के स्पीड के इक्वल हो जाएगा, लाइट स्पीड के इक्वल हो जाएगा, तो उसका वेट जो है इन्फिनेटी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। इसका सही में एग्जाम्पल देखना हो तो क्या करिएगा, आप पार्क में जाइएगा और देखिएगा कि जहाँ मिट्टी गीला होगा वहाँ पे चलिएगा तो आपके दबाव से वो कम दबेगा, लेकिन वही उस पर दौड़ कर जाइएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा दबेगा। कि आप आदमी तो वही थे, लेकिन आपका वजन या फोर्स क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, तो देखिएगा कि बंदूक का जो बुलेट है उससे आप किसी को फेंक कर मारिएगा हाथ से तो कम नुकसान होगा, लेकिन वही आप बंदूक में लोड करके मारिएगा, उसका स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो उससे नुकसान और आदमी मर भी सकता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पर भार मतलब कि वेट पृथ्वी के भार के कितना गुना होता है, तो 2/3 होता है, 1/6 होता है, 1/4 होता है, या 3/2 होता है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि 1/6 होता है। मतलब कि आपका अर्थ पे वजन 60 kg है, तो मून पर आपका जाकर कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 1/6 हो जाएगा। मतलब कि आपका 10 kg ही वजन रह जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर पर होता है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ध्रुव पर या जिसको पोल बोलते हैं, मकर रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं,
या पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि आपका पोल पे होता है। ठीक है, अगर हम लोग पृथ्वी का ऐसे छोटा सा एक चित्र बनाए तो इक्वेटर यहाँ पर है, इक्वेटर पर क्या होता है कि वैल्यू कम होता है। ठीक है, केंद्र पर वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक, दूसरा बात क्या है कि पोल पर वैल्यू दोनों जगह पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एक हमेशा क्वेश्चन क्या बनाता है कि अगर पोल के ओर जाते हैं इक्वेटर से तो जो है स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो स्मॉल जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, पोल से अगर इक्वेटर की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होगा, स्मॉल जी के मान तो घटेगा। ये बात आपको याद रखना है। केंद्र पर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। पोल पे सबसे ज्यादा होगा, इक्वेटर पर कम होता है। ठीक, याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो ये तो अभी बताएं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी मीनार की चोटी से 1 kg का और 20 kg का वस्तु को क्या करते हैं 0 मीटर पर सेकंड वेग से, मतलब कि वेलोसिटी से गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन टकराएगा। 1 kg वाला वस्तु, 20 kg वाला वस्तु, दोनों एक साथ या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, दोनों एक साथ ही आके टकराएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की जो आपका रेडियस है लगभग कितना है, तो 7000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 6400 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आपको पूछ देता है और क्या होता है वहां पे बन नहीं पाता, तो इसको ध्यान में रखना है, याद ही करना पड़ेगा इसमें। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का जो आपका यूनिवर्स का जो नियम दिए थे न्यूटन, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसका तो एक्चुअली में हम दे दिए आंसर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूटन क्या बोले थे कि अगर दो पिंड है, मतलब कि दो उपग्रह है और उसका बीच के दूरी कितना है r है। ठीक है, मान लेते हैं, और पहला क्या है कैपिटल एम है और दूसरा क्या है स्मॉल एम है, दोनों का मास। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या बोले थे कि जो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ मासेस का, मतलब दोनों मास का मल्टीपल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो आपका दूरी का। ये बात आपको याद रखना है। जब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कैपिटल जी लिखते हैं और एम और एम स्मॉल एम करते हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं आर स्क्वायर करते हैं। ठीक, ये जो होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बढ़ता है। ठीक, अभी बताए थे कि जो ए है आपका इक्वेटर है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और इधर से आप क्या करिएगा पोल पे जाइएगा, पोल दोनों तरफ होता है। ठीक है, पोल पे जाइएगा तो आपका क्या है स्मॉल जी का मान क्या होगा बढ़ेगा, चाहे कोई तरफ पोल जाइएगा। ऐसा नहीं है कि पोल ऊपर या नीचे, साउथ या नॉर्थ पोल दोनों तरफ जाइएगा तो क्या होगा आपका जी का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, केंद्र पे क्या मान होता है, सेंटर पर इसका मान क्या होता है, तो 0 होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। आप विषुवत रेखा से, मतलब कि आप पोल से आप विषुवत रेखा, मतलब कि आप इक्वेटर की तरफ आइएगा तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, तो घटेगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो भू तुल्यकाली जो उपग्रहों के पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है, ये बात आपको पूछ रहा है। तो 12000 किलोमीटर, 14000 किलोमीटर, 36000 किलोमीटर या 50000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 36000 किलोमीटर ऊपर रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्या है कि भू स्थिर उपग्रह जो किस दिशा में पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, तो उत्तर से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है आपका पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई, मतलब पृथ्वी का जो तल है उसके ऊंचाई की ओर जाने पे स्मॉल जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कभी बढ़ता है या कभी घटता है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है आपका घटता है। ये ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई बढ़ने के साथ जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या बहुत अधिक बढ़ता है। तो इसका क्या होता है, ये भी घटता है। पृथ्वी के सतह जो होता है उससे आप चाहे तो ऊंचाई पे जाइए या तो आप नीचे जाइए, जी का मान क्या होता है कि घटता ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि भू तुल्यकाली जो उपग्रह होता है कक्षीय वेग कितना होता है। ठीक है, तो 11.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 24
3.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, या 4.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है, या 3.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 4.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है? तो 4.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भू स्थिर उपग्रह जो आवर्तकाल कितना होता है, कितने घंटा का होता है या कितने दिन का होता है? तो 24 घंटा का होता है, 12 घंटा का होता है, 365 दिन का होता है, या 10 दिन का होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 24 घंटा का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? ठीक है, तो आपका बताना है कि 9.8 न्यूटन होता है, 64 न्यूटन होता है, या पृथ्वी के सतह के भार का 1/4 होता है, या शून्य होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका शून्य होता है। हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर पे होता है उसका जो जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। और वस्तु का भार क्या होता है, मतलब वेट का डिफिनेशन क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाता है, जो भी गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाया जाता है, मतलब कि F इक्वल टू जहां पे mg हो जाएगा, ठीक, वही क्या होता है वस्तु का, ऑब्जेक्ट का क्या होता है एक्चुअल में वेट होता है। तो यहाँ पर अगर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी m रहे, m का वैल्यू कितना भी रहे, जब g 0 है तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में 0 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम जो उपग्रह होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। ठीक है, वह उपग्रह का उपयोग का क्या उद्देश्य होता है, किस लिए बनाया जाता है? तो मौसम के भविष्यवाणी करने के लिए बनाया जाता है, संचार के लिए बनाया जाता है, या वायुमंडल के ऊपरी सतहों के अध्ययन करने के लिए बनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका तीनों के लिए बनाया जाता है। ऐसा जब क्वेश्चन बने और साइंस एंड डेवलपमेंट का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन बने, जैसे माइक्रो आपका न्यूक्लियर से बने, या माइक्रो जो आपका होता है टेक्नोलॉजी से बने, नैनो टेक्नोलॉजी से बने, तो उसमें आपका ज़्यादा तक आंसर सही होगा, क्योंकि जो रिसर्च होता है उसमें अभी रिसर्च हो रहा है और वो मेनली रूप से अभी कहाँ तक जाएगा वो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्व जो बल है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है, न्यूटन होता है, आपका न्यूटन सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका न्यूटन होता है। जैसे ही कोई भी फोर्स आए तो उसका क्या होगा ऐसा यूनिट, तो न्यूटन होगा। ये जो आपका डायन दिख रहा है, एक पद्धति क्या होता है? सीजीएस पद्धति। ठीक है, एक होता है आपका एमकेएस पद्धति, ठीक, एक होता है आपका फुट पाउंड आपका सेकंड पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो सीजीएस पद्धति होता है ना, वो सीजीएस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं कि आपका फोर्स का ऐसा मतलब कि मात्रा क्या होता है, तो डाइन होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर सी से सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं, जी से ग्राम को, और आपका एस से सेकंड को। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के भार पर, या वस्तु का घनत्व पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही में उत्तर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं पर ये निर्भर करता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भार, मतलब कौन सा वेट भार का क्या है मात्रक है? तो डाइन है, जूल है, या आपका जूल सेकंड है, या डाइन सेकंड है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भार भी क्या है आपका एक तरह का फोर्स है, हम लोग जाने अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन नहीं दिया हुआ है। और एक भी क्या हो सकता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स इक्वल टू mg होता है, यहाँ पे भार के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फोर्स इसका क्या हो जाता है? तो इसका kg होता है, और इसका g का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, और सीजीएस जो पद्धति होता है उसमें फोर्स को क्या चीज में मापते हैं? तो डाइन में मापते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डाइन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर वास्तविक भार से अधिक होगा, पृथ्वी के वास्तविक भार से कम होगा, पृथ्वी के वास्तविक भार के बराबर होगा, या शून्य होगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शून्य होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, जीरो ग्रेविटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे उपग्रह को
पर रखे साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। ठीक है, जो पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम को पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं उस पे, तो इसमें शून्य होगा, अनंत होगा, पृथ्वी के सतह के आवर्तकाल के बराबर ही होगा या निश्चित मान नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, अनंत होता है। ठीक है, इसको जरूर रखिएगा याद, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बार पृथ्वी के परिक्रमा के लिए छोड़े गए उपग्रह गति के लिए अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? तो उसमें लगे सेल से, सोलर पैनल से, या ईंधन के दहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका ग्रेविटेशन होता है वो जो चारों तरफ उसी के सहारे क्या करते रहता है कि घूमते रहता है। ठीक है, इसमें ईंधन के दहन, सोलर पैनल या उसमें लगे सेल, ये सब कोई नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को कितना वेग से छोड़ने पर पृथ्वी पर वापस नहीं आता है? मतलब कि आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में या पलायन वेग के बारे में बताना है। ठीक है, तो 11.2 मीटर पर सेकंड है, या 100 किलोमीटर पर सेकंड है, या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, या 21 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी वस्तु को आप क्या करिएगा, ऊपर फेंकिएगा, तो वो कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखना है। इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में पलायन वेग और इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उपग्रहों को उनकी कक्षा में किनकी मदद से छोड़ा जाता है? स्पेस शटल, रॉकेट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, रॉकेट से, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, रॉकेट ही था। बहुत सारा जो होता है पृथ्वी के छोटा छोटा, जैसे कि कृषि के लिए और भी संचार के लिए जो भी उपग्रह छोड़ा जाता है वो सैटेलाइट से ही, मतलब कि आपका रॉकेट से ही छोड़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी मतलब पहला कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक फर्स्ट, जो रूस के द्वारा छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था? ठीक है, तो 15 सितंबर 1957 को, 14 जनवरी 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को, या 10 अक्टूबर 1957 को। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, तो 4 अक्टूबर 1957 को। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, उसके जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसके नियमों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल एफ और दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो होता है आर होता है, निम्न संबंध है। क्या संबंध है? ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि आर स्क्वायर होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है, या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या होता है आपका आर होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अभी बार बार देख रहे थे कि दो अगर पिंड है उसके बीच की दूरी अगर आर यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, और इसका जो मास है एम और एम है, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है। तो यहाँ पर फोर्स क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का मल्टीपल का। ठीक है, जो मास होता है उसका मल्टीपल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर का, मतलब कि आर स्क्वायर का। ठीक, तो यहाँ पर क्या संबंध बन जाएगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मतलब कि ए जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही होगा। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सूर्य मतलब सन और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? तो आपका 10 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है, 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर है, या आपका 1000 किलोमीटर है, या 1 करोड़ 15 लाख किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ग्रह के जो सूर्य के चारों ओर, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस तरह के कक्षाओं में क्या होता है कि चक्कर लगाता है? सर्कुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल जिसको दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दीर्घवृत्ताकार। और एक कौन बताए तो केपलर के द्वारा फर्स्ट नियम है उसके द्वारा बताया गया था कि सूर्य जो है सेंटर पे ना होके एक क्या है फोकस पे है, और उसमें क्या है कि प्लैनेट जो है चारों तरफ क्या है कि उसका चक्कर लगाता है। कैसे? तो दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि एलिप्टिकल फॉर्म में। और ये जो है केपलर का फर्स्ट नियम कहता है। ठीक, ये सारा नियम क्या है कि हम पढ़ा चुके हैं
तीनों नियम आप नहीं देखें तो आप जाके वीडियो, जो बेसिक वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है और सभी ग्रहों उसके चारों ओर घूमता है? तो कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने? इसका सही उत्तर क्या है आपका? तो सही उत्तर क्या है? कोपरनिकस के द्वारा बोला गया था। लेकिन केपलर के द्वारा क्या कहा गया कि ये सेंटर पे ना होके क्या है, एक फोकस पे है। कहाँ पे है? तो एक फोकस पे है, मतलब कि एलिप्टिकल फॉर्म में घूमता है। लेकिन कोपरनिकस के द्वारा क्या बोला गया था कि सेंटर पे है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है जिसको हम लोग बुध बोलते हैं, परिक्रमण आवर्तकाल कितना दिन का है? ये बात आपको बताना है। ठीक, तो इसमें 100 दिन है, 200 दिन है, 40 दिन है या 88 दिन है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? 88 दिन है। साथ ही साथ क्या करना है कि जितना भी 7 जो अभी ग्रह है, ठीक है, सॉरी, जो अभी 8 जो ग्रह है उसका जाकर हम लोग को क्या करना है कि सबके बारे में आपको याद कर लेना है कि कितना दिन में चक्कर लगाता है। ठीक, कम से कम पृथ्वी, आपका मंगल, बुध और शुक्र का इतना का तो कम से कम, और बृहस्पति को भी याद ही रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केपलर के नियम के अनुसार ग्रहों, जो ग्रह है उसके सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, असमान क्षेत्रफल तय करती है, सूर्य से ज्यादा निकट कम क्षेत्रफल तय करती है, या सूर्य से अधिक जो दूरी स्थित होता है उससे अधिक क्षेत्रफल तय करती है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? समान क्षेत्रफल तय करती है। न्यूटन का, सॉरी, केपलर का जो सेकंड नियम है ग्रहों का, उसमें क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट नियम में क्या कहा था कि एलिप्टिकल फॉर्म में क्या करता है जो ग्रह है जो चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर क्या है आपका रेडियस बड़ा होता है, इधर रेडियस छोटा होता है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लिया जाए कि इधर जो आपका यहाँ से P1 और यहाँ से क्या है कि P2 है, और इधर मान लीजिए आपका कि ये है आपका P3 और ये क्या है आपका P4। तो इधर भी टाइम T लगा और इतना दूर भी P3 से P4 जाने में टाइम T लगा। तो यहाँ पर जो एरिया अगर कवर करेगा A1 और यहाँ पर जो एरिया कवर करेगा A2, ये क्या होगा आपका? इक्वल होगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो रेडियस बड़ा है तो यहाँ पर तो एरिया ज्यादा होना चाहिए। बात क्या होता है कि जब भी बड़ा रेडियस की तरफ प्लानेट आता है तो उसका जो स्पीड होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और जैसे ही रेडियस छोटा की तरफ आता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से इधर भी ज्यादा दूरी तय कर लेता है और इधर क्या होता है कि कम ही दूरी तय करता है। इसीलिए एरिया क्या होता है? इक्वल समय में इक्वल होता है। ठीक, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा और ये सेकंड नियम कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित आवर्तकाल के नियम के अनुसार टी जो है आवर्तकाल है और आर जो है मेजर जो एक्सिस होता है, मतलब कि आपका आर जो है अर्धमुख एक्सिस होता है, उसका क्या सही रिलेशन है? ये बात आपको बताना है। तो टी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, या टी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के आर के पावर 4। तो इसका सही उत्तर क्या होता है आपका? बी होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और ये जो है आपका केपलर का थर्ड नियम है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। नीट और क्या है कि IIT का एग्जाम नहीं है तो इसलिए इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का जो ग्रेविटेशन है उसका जो कांस्टेंट होता है, जो जी होता है, नियम को दर्शाता है? ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, बाई क्या है? m1 m2 है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का है, या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई क्या है आपका आर क्यू है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? अभी 2-3 बार बता चुके हैं कि कोई भी पिंड है, पहला m1 है और दूसरा का मास m2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो इसमें न्यूटन क्या बोले थे कि f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास का मल्टीपल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। ठीक है, और यहीं से क्या होता है कि आपका जो है ये जी हटता है और यहाँ m1 m2 और बाई आर स्क्वायर आता है, यहाँ से आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। और इसी नियम को एक्चुअली ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्स बोले थे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि
पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 5.5 इंटू 10⁻27 न्यूटन होता है। क्या इसमें 6 इंटू 10⁻20 न्यूटन होता है, या से 4.7 इंटू 10⁻30 न्यूटन होता है, या 3.3 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि जो 5.5 इंटू 10⁻27 न्यूटन होता है। ये बात आपको याद रखना है पृथ्वी एंड सन के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन का। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और साथ ही साथ क्या है कि आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि बेसिक जब पढ़े रहिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है। और चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।